Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करके एक ही बात जानते हैं कि वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जबकि स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। पर एक्चुअल में क्या है, वेक्टर में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि इसे ओबे करना चाहिए वेक्टर एडिशन को। ये है सेकंड कंडीशन जो हमें जनरली पता नहीं होती है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जनरल एग्जांपल कह लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। हम जानते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास एक स्केलर है क्योंकि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। कहीं पर भी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम उसे बोल देते हैं कि नॉर्मली वो एक स्केलर क्वांटिटी है, या नॉर्मली स्पीड को ही बोल देते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी रहती है तो हमें बताना रहता है, जैसे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ पर है, जैसे ईस्ट में है, ये बताना पड़ेगा, या फिर उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, इधर है, कहाँ पर है, तो ये सब बताना पड़ता है। इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर है। पर अगर हम बात करें करंट की, करंट को जानते हैं हम लोग, जैसे एक वायर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ये है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट स्केलर है या वेक्टर है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में करंट ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, ये एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो करंट में नॉर्मली क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो है 10 एम्पियर है, पर डायरेक्शन भी एक्चुअली है कि इस तरफ से एरो इंडिकेट होता है, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन भी है। इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन। जब हमें इसे ऐड करना होता है ना, जब एक 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो कहीं पर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, हम जनरली 10 + 12 कर देते हैं, सिंपल इतना एम्पियर। तो इसका मतलब सिर्फ सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंग हम करंट्स को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम जानते भी हैं। लेकिन ये एडिशन जो है वेक्टोरियली नहीं होता है। स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये नॉर्मली ऐड हो रहा है, स्केलर टाइप से ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये वेक्टर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो यही हमने वेलोसिटी ली है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में हमें अगर बतानी है तो हम लोग कैसे करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे वेलोसिटी को v से दिखाना है तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर को मुझे v के ऊपर इस तरीके से एक एरो दिखाना होता है। ठीक है, ये एरो दिखाने से पता चलता है कि वो एक वेक्टर है। कभी कभी क्या होता है, इस एरो की जगह सिर्फ एक बार दिखाई होती है, ऐसे ये एरो का कैप नहीं होता, तभी भी वो वेक्टर होता है। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है और ये मान लो मैंने 7 मीटर पर सेकेंड, एक ही चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन एक है। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मुझे 5 मीटर पर सेकेंड का बनाना है, इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड वाला मैंने बनाया और मुझे बनाना है तो 7 का थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि ये 7 है, बस यही फर्क है। ये तो हो गया टोटल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो मैग्नीट्यूड को हमेशा हम मॉडुलस फंक्शन में लिखते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये v मुझे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, v के मॉडुलस लगा दिया इस तरीके से, जो कि आंसर है 5। ठीक है, इसका मतलब किसी के भी मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमें उसे मोड में लिखना होता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें पता है। अब हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल का पता कैसे चलता है, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की। वेक्टर के टाइप्स में हम अभी दो टाइप के वेक्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का क्या मतलब होता है? फ्री मतलब नाम से पता चल रहा है जिसे उठा के इधर उधर कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक वेक्टर दिया है a, ठीक है, या एक वेक्टर ऐसे b दिया है। ओके, तो ये b जो है ये ग्राउंड के साथ मान लो ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल a है। अब a को यहाँ रखा है, इसको उठा के हम लोग नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर ये a बन गया, तो रहेगा तो a ही ना, मतलब इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आ सकते हैं, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही b को उठा के इधर ले गए मान लो,
तो बस ये एंगल का ध्यान रखना है कि ये 60 डिग्री और डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि बी को ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बी की डायरेक्शन ये है तो यही रहेगी, तो अब ये बी होगा, बस मतलब इसे यहाँ से उठा के इधर रख दिया, तो यानी फ्री वेक्टर का मतलब कहीं से उठा के कहीं पे उसे मूव हम कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर हमारे पास आता है, दूसरा टाइप हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड इसका ऑपोजिट है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर का क्या मतलब होता है, उसे उठा के इस तरीके से नहीं ले जा सकते, वो एक जगह फिक्स हो गया है। जैसे कि मान लो एक पोजीशन वेक्टर है, ये यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर है r किसी पॉइंट p पर, ठीक है। तो ये ओरिजिन से हमने ले रखा है, ये मान लो x और y एक्सिस थी अपनी, तो ये ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर हमारा बन गया। अब अगर इसे उठा के कहीं और ले गए, मान लो यहाँ रख दिया, ठीक है तो उतना ही एंगल, मान लो 60 था तो 60 ही है, लेकिन अब बदल गया ना, चीजें चेंज हो गई, यानी अब हमें ये नहीं पता चला कि ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, इसीलिए हम इसे उठा के यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ये फिक्स्ड वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल से टाइप्स हमने देखे। अब देखते हैं कि एंगल से हम क्या बोल रहे हैं। मान लो दो वेक्टर हैं, यहाँ पर ए वेक्टर है ऐसे, और ये एक वेक्टर है बी। वेक्टर रिप्रेजेंट हम समझ चुके हैं, एंगल देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में मान लो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, टोटल 360 होता है, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा बाहर वाला एंगल, ओके। अब हमें क्या करना होता है, एक रूल है कि जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल ले रहे हैं तो हमेशा हमें मिनिमम वाला एंगल लेना होता है या फिर स्मॉल एंगल। तो हम स्मॉलर एंगल को ही मानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन ये कब किस केस में वैलिड होता है, ये वैलिड होता है फ्री वेक्टर के केस में, सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर के केस में। जैसे कि मान लो, अच्छा इसी का दूसरा चीज देखते हैं, मान लो ए ऐसे था बी ऐसे था, अब हम लोग ने ए को रिवर्स कर देते हैं, जैसे बी तो वही है मान लो और ए इधर है, इस तरीके से ए हो गया। अब ये एंगल हम मान लेते हैं 120 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 240 डिग्री, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी मिनिमम एंगल 120 है तो दोनों के बीच में एंगल 120 हो जाएगा। पर अगर मान लो ए की डायरेक्शन ये नहीं होती, जो हमने अभी ये बात की है ना मिनिमम एंगल लेने वाली, एक तो ये फ्री वेक्टर की बात करें, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हो, यानी दोनों को इनिशियल हो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तब ये वैलिड होता है कि हमें स्मॉलर एंगल लेना है। इन दोनों का भी इनिशियल सेम है। अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, जैसे कि मान लो ये बी वेक्टर है अपने पास, ठीक है। ए वेक्टर की यहाँ से हम लोग डायरेक्शन बदल देते हैं, इस तरीके से ए वेक्टर है, ये 120 डिग्री है और बाहर है 240 डिग्री, ये हमने मान लिया, ये ए वेक्टर हो गया अपना, ठीक है। अरे डायरेक्शन अंदर की तरफ ही है इधर, और इसकी इधर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या एंगल 120 डिग्री होगा, नहीं, अब थीटा इन दोनों के बीच में 120 डिग्री नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमको अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये कोइनिशियल नहीं है तो इन्हें कोइनिशियल बना दो, क्योंकि हमने क्या बोला, ये कब हो रहा है, जब फ्री वेक्टर का केस ले रहे हैं। तो हम ये जानते हैं दोनों फ्री वेक्टर है, तो एक काम करते हैं, या तो बी को उठा के इधर ले जाते हैं या फिर ए को उठा के नीचे ले आते हैं, दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। उस केस में हमारे पास फिगर क्या बनेगी, मान लो ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये बन जाएगा हमारे पास ए वेक्टर। अब जो एंगल दोनों के बीच होगा वो एक्चुअल ये वाला एंगल कैलकुलेट होगा, जो कि हमारे पास 60 डिग्री आएगा। ज्योमेट्री से जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 60 डिग्री आएगा। तो सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी दो वेक्टर हैं उनके बीच में हमें स्मॉल एंगल लेना है, अगर वो कोइनिशियल है तो, और अगर वो कोइनिशियल नहीं है तो उसे पहले कोइनिशियल बना दो, उसके बाद जो मिनिमम एंगल आए वो उसे ले लेना है हमें। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब साफ पता चल रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है हमें, सिंपल, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है वी ए, वेलोसिटी ए वाला, ए डायरेक्शन की हमें ले ली 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये नॉर्थ में है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ होगी। इसी तरीके से अगर बी की वेलोसिटी हमने ले ली, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है पर वो साउथ में है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। इन्हें लिखेंगे कैसे, वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी। नेगेटिव होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली बात कि दोनों वेक्टर इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी पहला
वी ए का मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वी बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। ये 5 होता है, ये 6 होता है, तो कोई नेगेटिव नहीं होता इसका, ठीक है। अच्छा, एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दूसरा कि डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का, तभी तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसे एक वेक्टर अगर यहाँ है ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर यहाँ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, ठीक है। हमने अभी भी एक बात पढ़ी थी कि दो वेक्टर के बीच में जब हम एंगल मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो मिनिमम एंगल है वही होगा, ठीक है। तो पूरा एंगल क्योंकि 360 होता है, तो जो थीटा की रेंज है, ये थीटा है दोनों के बीच में, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, जीरो से थीटा लाई कर सकता है 180 डिग्री तक। यही हो सकता है क्योंकि 180 से बड़ा जब भी होगा तो हम लोग दूसरे को मिनिमम ले लेंगे, तो इसका मतलब थीटा की रेंज हमेशा 0 से 180 होती है। अगर 0 होगा तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इसे पैरेलल लगेगा, ये ए है ये बी है मान लो, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, और ऑपोजिट होंगे तो 180 डिग्री, तो मिनिमम थीटा मैक्सिमम थीटा। तो नेगेटिव के लिए ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर। इक्वालिटी, वेक्टर इक्वल कब कब होते हैं, इक्वल के लिए भी हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए इस केस में, यानी एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, ये वाला केस, इसी को बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन में, तो जो सेम प्लेन के अंदर होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर, उन्हें हम कोप्लेनर बोलते हैं। जैसे कि मतलब ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, तो ये दोनों इस बोर्ड के ऊपर है, तो ए और बी कोप्लेनर हो गए। मतलब मान लो अगर एक वेक्टर बोर्ड के बाहर होता, ठीक है, बाहर और अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर का मतलब ऐसे बाहर की तरफ आएगा, तो यानी ये पॉइंट आएगा, ये तो हमें क्या दिखाई देगा, पॉइंटर दिखाई देगा। जो भी वेक्टर आउटसाइड डायरेक्शन होती है तो हम ऐसे बोलते हैं उसे कि ये बोर्ड के बाहर है। अब इनसाइड जाएगा तो क्या दिखाई देगा, ये बैक दिखाई देगी हमें इसे की, बैक का मतलब हम इसे ऐसे शो करते हैं, ये होता है इनसाइड द बोर्ड, ये हो जाएगा आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो अगर मान लो एक वेक्टर हमें ए दिया है और दूसरा वेक्टर हमें ये दिया है, ये दो वेक्टर दिए हैं, क्या ये कोप्लेनर है, हाँ कोप्लेनर क्यों नहीं है। हम कौन सा प्लेन चूज कर लेंगे, एक तो मतलब प्लेन में दो एक्सिस होती है, हम एक ये एक्सिस एक्स एक्सिस ले लेंगे, यानी ये वाली एक्सिस ए वाली एक्सिस ले लेंगे, एक बाहर वाली एक्सिस ले लेंगे, तो दो एक्सिस से बन के एक प्लेन बन गया, तो कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हमेशा, क्योंकि हमें बस प्लेन देखना है कि कौन से प्लेन पे दोनों लाई कर रहे हैं। तो हम अगर वाइसली एक प्लेन को चूज कर लें तो हम समझ सकते हैं कि हर दो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। पर अगर तीन वेक्टर हो तो शायद वो कोप्लेनर ना भी हो, जैसे कि अब इस केस में हम ए बी और इसको तीनों को इंक्लूड कर देते हैं, तो ए और बी इस प्लेन पे है, पर जो ये वाला वेक्टर है सी ले लो इसे, ये आउटसाइड द बोर्ड है, तो इसका मतलब तीनों मिलकर कोप्लेनर नहीं है। और इसके अलावा मान लो सी मान लेते हैं हम, तो तीनों एक बोर्ड वाले प्लेन में आ गए, तो ये कोप्लेनर हो गए। तो बस हमें ये देखना है सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर है, अगर सेम में नहीं है तो कोप्लेनर नहीं है। अब हम सीखने वाले हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ठीक है। मान लो हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, उसको हम ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस हमारे पास होगी। सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। जो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, अगर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं तो दोनों एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। सेकेंड बात कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जो वेक्टर का आएगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लोजिंग ऑफ ट्रायंगल, और ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट ऑर्डर में। बेसिकली ये जो ऑर्डर में दो वेक्टर होंगे उसके ऑपोजिट ऑर्डर में उनका रिजल्टेंट होगा और वो क्लोजिंग ऑफ ट्रायंगल में होगा। कैसे, क्या बोल रहे हैं, मतलब जैसे मान लो ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। अभी एक ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल अटैच है, ये हम जानते हैं, ये टेल होती है और ये होता है हेड। तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल अगर अटैच है तो हम बोल रहे हैं हम उसे ऑर्डर में है। अब रिजल्टेंट क्या होता है उसका, क्लोजिंग ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या बनेगी, जब ये आएगा रिजल्टेंट, ये आर आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट है क्लोजिंग ऑफ ट्रायंगल, लेकिन
ऑपोजिट ऑर्डर में। अब इनको इसके ऑपोजिट, यानी ये अगर इस तरीके से जा रहे हैं एंटी क्लॉक टाइप से, तो ये जाएगा क्लॉक से, तो यानी इसका होगा इस तरीके से। या फिर हम बेसिकली याद कर सकते हैं कि पहला वेक्टर की हेड से दूसरा वेक्टर की टेल अटैच है, लेकिन रिजल्टेंट की जो इनिशियली टेल से लेकर फाइनल हेड तक रिजल्टेंट होता है, इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक। ओके, ये होता है ऑर्डर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लो एक एग्जांपल है, अगर ये है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, इसके 90 डिग्री पर है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अब हमें इन्हें वेक्टर ऐड करके बताना है कि रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो हम जानते हैं रिजल्टेंट तो यही होगा। डायरेक्शन क्या होगी, ये पहले वाले, ये ऑर्डर में है, ठीक है, तो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक, ये हो जाएगी डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम लोग बता सकते हैं ये सिंपल ज्योमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √4² प्लस √3² विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेक्टरली हमें इसे ऐड कर दिया, 7 नहीं बोलना है, 4 + 3 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर आया क्या है, मान लो ये था ए वेक्टर और ये था हमारे पास बी वेक्टर, ये था आर वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास अभी आंसर आया है ए प्लस बी, दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि 5 आया है हमारे पास। अगर हम अलग से ऐड करते हैं, यानी ए वेक्टर को अलग मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड, तो क्या होता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या है, 4 है, अलग से ऐड किया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 विच इज 7। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि अलग अलग वेक्टोरियल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये वेक्टर एडिशन नहीं है, ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया है और आंसर 7 आया। ये है कि दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया वो हमारे पास 5 आया। इस चीज़ को हमें समझना होगा अच्छे से। देखो, अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर को ऐड करते हैं, ये एक्सेप्शन कब हो जाएगा, मान लो एक वेक्टर यहाँ पर ए है और ये वेक्टर डी की डायरेक्शन ये होती, सेम है, दोनों की वैल्यू 4 और 3 है, ठीक है। उस केस में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, सी क्या होता अपने पास, सी यही हो जाता। ये एक्सेप्शन केस है क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो सी ऐसे ही आ जाता और वैल्यू आती 7 मीटर पर सेकेंड। उस केस में ए प्लस बी का एडिशन का मैग्नीट्यूड भी 7 आ जाता और इंडिविजुअल ए का और बी का एडिशन भी 7 आ जाता, ठीक है, इस केस में। अदरवाइज ये 7 से लेस आ रहा है। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ना सिर्फ 90 डिग्री, अगर हम नॉर्मल कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर ए होता और ये एंगल 90 डिग्री ना होके कुछ और हो जाता, तो भी उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी आता, ये वेक्टर आता हमारे पास, मान लो कोई आर वेक्टर आता। तो हम ये जानते हैं ज्योमेट्री से कि दो साइड्स का एडिशन हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, यानी ये साइड हमेशा छोटी होगी इन दोनों के एडिशन से। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, इन दोनों को मैच करके, इन दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी यहाँ पर शुड बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंडिविजुअल एडिशन विद इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हम समझ चुके हैं, जैसे कि हमें दिखाई भी दे रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड मिलाकर या तो छोटा हो सकता है या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, ये ज्योमेट्री भी कहती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एडिशन लॉ, जो कि है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ भी बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की टाइप से ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो 2 को हमने ऐड किया तो थर्ड साइड हमारा रिजल्टेंट आ गया। पॉलीगन में क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स n हो सकती है जितनी हम चाहें, तो बस हम अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हम पॉलीगन लॉ लगाते हैं। इसमें भी वही 2 कंडीशन फॉलो होती है। पहला क्या है कि दोनों ऑर्डर में होने चाहिए वेक्टर, और दूसरा क्या है, रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए और क्लोजिंग साइड होना चाहिए। यही दोनों बातें। जैसे कि मान लो एक हमारे पास इस तरीके से वेक्टर आ रहे हैं, ये 1 वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, इस तरीके से ये सब ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इनका देखो ये ऑर्डर में जा रहे हैं, हेड टू टेल, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड तरीके से अटैच है। तो अब पॉलीगन लॉ में हमने 4 वेक्टर ले लिए, मान लो ये है ए, बी, सी और डी। अब इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग साइड, यानी कि ये हो जाएगा रिजल्टेंट। क्लोजिंग का ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए, ऑर्डर ये चल रहा है, लेकिन ऑर्डर होना क्या चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट का। तो यानी ये पहले की टेल से, इनिशियल टेल से फाइनल हेड तक, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, बस सिंपली। अब इसे बाद में हम देखेंगे ऐड कैसे करते रहते हैं ज्योमेट्रिकली, या कैसे आंसर निकालते हैं। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी
प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू आर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर एक पॉलीगन सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाए तो हम इजीली ऐड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमने ले ली, ये है अपने पास 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, तो फिर से यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये सब 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, रेक्टेंगल की बात है, और ये ऑर्डर में जा रहे हैं देखो इस तरीके से। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, रिजल्टेंट होगा क्लोजिंग साइड यानी कि ये, और इनिशियल टेल से फाइनल हेड यानी ये हो जाएगा आर। की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस समय हमें साफ साफ दिख रही है आर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों रेक्टेंगल बना रहे हैं, पैरेलल है, इसका मतलब ये भी 3 हो जाएगा, ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री यूज करके आंसर निकाल लिया करेंगे, पहले बस हमें इस बात को समझना है। अब देखते हैं थर्ड लॉ क्या है वेक्टर एडिशन का। देखो इसमें क्या है, अब तक हम पढ़ रहे थे जो ट्राइंगल लॉ में कि 2 वेक्टर ऑर्डर में हैं, तो अगर मान लो ऑर्डर में नहीं हुए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। मतलब वैसे तो एक ही बात है, जैसे मान लो यहाँ पर ए वेक्टर था और यहाँ पर था अपने पास बी वेक्टर, तो हमें पता था रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड और कौन सी, पहले वाले टेल से हेड तक ऑपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। अगर ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे होते, जैसे कि ए वेक्टर ऐसे होता और बी वेक्टर ऐसे होता, अब क्या होता, अब हम इसे ऐड नहीं कर पाते। अब ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो फ्री वेक्टर हमने पढ़ा है, इसको उठा के इधर ले जाओ, सिंपल, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये ए वेक्टर बन जाएगा, ये बी वेक्टर बन जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बी और ए ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग साइड, और ऑर्डर देखो फॉलो हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर आ चुका है हमारा, तो रिजल्टेंट होगा इनिशियल टेल से फाइनल हेड, ये आर हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, अगर हम इसको हम देखो इसमें कन्वर्ट किया, हम अगर सीधे पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं, मतलब इसे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, ये एक पैरेललोग्राम हमें दिखाई दे रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो हमें पता चलता कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ही इसका रिजल्टेंट होता है। या फिर हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हमें पता चलेगा क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ए वेक्टर अगर ये होता और बी वेक्टर ये होता अपने पास में इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों की टेल टच है इस समय, या तो हेड टच है या टेल टच है, ऑर्डर में नहीं है, अदरवाइज तो ऑर्डर में है ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। पर अगर ऑर्डर में नहीं हो तो क्या करना है, सिंपली एक पैरेललोग्राम बनाना है इस तरीके से, पैरेलल लाइंस, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो अपने पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। हम इस लॉ के थ्रू अब रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और क्या एंगल पे आंसर आएगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ज़रा, a प्लस बी को वेक्टोरिकली ऐड करने के लिए r की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे करेंगे। अब देखो प्रूफ हम ऐसे करेंगे, अगर हम सबसे पहले एक वेक्टर मानते हैं, यहाँ पर ये अपने पास b वेक्टर हो गया मान लो, और इधर से हमने मान लिया एक a वेक्टर, ठीक है, ये a वेक्टर हो गया। अब हमें बनाना है एक पैरेललोग्राम, सिंपल, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। ओके, अब हम ये जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट तो ये है, लॉ से हम जानते हैं ये है अपने पास r। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो अगर हमारे पास कभी भी ना वेक्टर में एंगल नहीं दिया हो तो वेक्टर ऐड ही नहीं हो सकते। ऐसा क्यों, जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4, एक b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 5, तो अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप वैसे तो बता सकते हैं कि रिजल्टेंट दोनों का वेक्टोरियल एडिशन होगा, लेकिन आंसर नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें यही नहीं पता ए और बी के बीच में एंगल कहाँ है, कितना है। ए मान लो कहीं भी एक डायरेक्शन में है, अब बी की तो डायरेक्शन नहीं पता हमें, डायरेक्शन पहले बताओगे कि किस जगह पे है, फिर पता चलेगा एंगल क्या है, तभी तो पता चलेगा रिजल्टेंट कहाँ आएगा। तो इसलिए हमेशा एंगल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ए एंगल है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री से ही डील कर पाएंगे हम, यानी राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील कर पाएंगे, नॉर्मली हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरीके से, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं कोई भी, इसे ओ ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम पी क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, आर की वैल्यू चाहते हैं। तो आर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज है इसकी और इसकी, बड़े ट्रायंगल में ओ पी आर की बात करें, ठीक है। उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये छोटा एंगल क्या है,
ये छोटा एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये छोटी ट्रायंगल जो है पी क्यू आर में, ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये इसके पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, पैरेलल लाइन है, थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी पी आर बाय क्यू पी, तो पी आर बाय क्यू पी। और क्यू पी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी की वैल्यू तो ए है, ये देखो ये ए वेक्टर ही तो है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो यानी पी आर बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया साइन थीटा का वैल्यू। इसी तरीके से कोस थीटा निकालो, अगर कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, क्यू आर, क्यू आर हाइपोटेन्यूज है अपने पास क्यू पी। ओके, तो क्यू आर क्यू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें, क्यू पी की वैल्यू फिर से वही है अपने पास ए, तो ए आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की, इस पूरे ट्रायंगल की, ओ पी आर की, ओ पी आर में हमें कैसे निकालना है रिजल्टेंट की वैल्यू, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ओ पी आर में आर का स्क्वायर या फिर ओ पी का स्क्वायर, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ओ पी का मैग्नीट्यूड रख देते हैं, यानी रिजल्टेंट आर का स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक ए साइन थीटा, तो इसे पुट कर देते हैं ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास, ये रहा क्यू आर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। पी आर प्लस ये क्यू आर नहीं है, ओ आर है, ठीक है। ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू की वैल्यू है बी, तो बी प्लस क्यू आर की वैल्यू है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आर को फाइंड आउट करते हैं, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर खोल दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दिस वन ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं, आर का मैग्नीट्यूड अपने पास हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास आर। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच में पैरेललोग्राम से हमारे पास आया कि इसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आ गया। पर लेकिन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है अभी रिजल्टेंट वेक्टर का, डायरेक्शन अभी बाकी है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, एंगल से। अगर हम ये बता दें कि जो आर है वो बी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। क्योंकि मान लो आपने गलती से बोल दिया कि आर जो है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो कुछ और हो जाएगा ये तो, है ना। इसलिए हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन एंगल की फॉर्म में भी देनी होगी। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। अब फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं और उसमें फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। हम जानते हैं पी आर की वैल्यू तो पी आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी ए साइन थीटा, और ओ क्यू की वैल्यू बी है, ठीक है, बी प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड की ही बात करिए। तो
टेंजेंट अल्फा जो है वो आएगा साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो जब भी हम किसी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम ये दो आंसर देंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। या फिर अल्फा यहाँ से निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। इसे याद करने का तरीका ए भी नहीं है, मान लो कि कोई और एंगल बना रहा हो, मतलब ए के साथ एंगल हो तो इसको याद करने का तरीका है कि ये एंगल बी को टच कर रहा है और रिजल्टेंट को टच कर रहा है, ए को टच नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, नॉन टचिंग साइन थीटा बाय टचिंग प्लस नॉन टचिंग कोस थीटा। इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वेक्टर है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड 4 है और ये दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और दोनों के बीच में एंगल हमें 60 डिग्री दिया है और हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो हम पैरेललोग्राम से लॉ से इसे सॉल्व करते हैं। ये जानते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम बना दें तो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आर का हम मैग्नीट्यूड जानते हैं, आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दोनों के बीच में मिनिमम एंगल 60 ही है, इसे हम a मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं b। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आर में वैल्यू पुट कर दो सिंपल, a² 16 प्लस b² 9 प्लस 2 4 3 कॉस 60। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगा √37। इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके। अब हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन है टेंजेंट अल्फा। इस समय अल्फा टच कर रहा है ए एंगल को, क्योंकि अल्फा ये मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टचिंग साइन थीटा नॉन टचिंग साइन थीटा बाय टचिंग प्लस नॉन टचिंग कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नॉन टचिंग है बी, यानी बी ऑफ साइन थीटा मतलब साइन 60 बाय टचिंग यानी 4 प्लस नॉन टचिंग यानी 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन 60 √3/2 और इसी तरीके से 4 प्लस 3, इसी तरीके से यहाँ 1/2 आ जाएगा और हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3√3/11। तो हम अल्फा निकाल लेंगे विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3√3/11। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक वेक्टर ए है प्लस बी, वेक्टर का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, और हमें दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब बताना है हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा। ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, बताओ थीटा कितना होगा। क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे कि रिजल्टेंट का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें थीटा निकालना है, तो सबकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। ये तीनों इक्वल है, मान लो तीनों x के इक्वल मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू x² प्लस x² प्लस 2x इंटू x² कॉस थीटा। तो ये बन गया 2x² जो कि कॉमन भी आ सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, विच बिकम्स 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/-1/2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 1 प्लस आ रहा है इसलिए, ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 विच इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।